अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। कल एग्जाम्पल दिखवा रहा था। अच्छा, अब ना IS 10 खत्म हो जाएगा अभी और IS 37 शुरू करूंगा। तो आज क्या है, जुमेरात। तो हर हफ्ते कोशिश एक ही दिन की करेंगे कि कोई एक डे हो, लेकिन टॉपिक के हिसाब से देखूंगा। जैसे अगर मुझे लग रहा हुआ कि अच्छा मैं पीर मंगल को भी एक चीज पूरी कर लूं तो टेस्ट करूंगा, तो उस वीक में हो सकता है जुमेरात को कर लें। और अब जैसे IS 10 मैंने अभी खत्म कर दिया, आज जुमेरात है तो हो सकता है मंडे को कर लें। तो हर वीक में कर लेते हैं टेस्ट। और जो लोग टेस्ट नहीं देते, ऐसा तो नहीं है कि उनका वक्त बहुत कीमती है और मिलियंस बिलियंस की जो है वो डील्स कैंसिल हो जाएंगे अगर टेस्ट में अपना कीमती वक्त जाया करेंगे। वो तो वेले ही है। मतलब अगर टेस्ट रूम्स में नहीं होंगे तो कोई ऐसी जगह होंगे जहाँ वक्त जाया हो रहा होगा। तो वक्त जाया होना तो मसला नहीं है। अच्छा, टेस्ट रूम में कोई ऐसे ज़ुल्म सितम भी नहीं होते कि वहाँ मारा पीटा जाता हो और आपको बचाना पड़ता हो अपने आप को, तो वो टेस्ट क्यों नहीं देते हैं? टेस्ट इसलिए नहीं देते कि आपको लगता है कि मुझे आता नहीं है, टेस्ट दूंगा तो मुझसे होगा ही नहीं, टेस्ट फेल हो जाएगा। अच्छा, फिर हो जाएगा तो क्या? तो ये जो फियर है ना बेटा, ये जब तक आप लिख के सवाल सॉल्व नहीं करेंगे टेस्ट में, तो ये फियर खत्म नहीं होगा। और जितना भागेंगे फियर उतना बढ़ेगा। ये आप अपने जिंदगी के ना किसी भी बड़े डर के ऊपर अप्लाई करके देख लेना कि जिस चीज से आप डरते हैं, जितना ज्यादा जब तक भागते रहेंगे तब तक डर बढ़ता रहेगा, डर कम नहीं हो जाएगा। अब या तो आप टेस्ट दे दे के प्रैक्टिस कर लें या अटेम्प्ट दे दे के प्रैक्टिस कर लें, तो ज्यादा सेफ मेरा ख्याल है टेस्ट दे दे के प्रैक्टिस करना है। हाँ, टेस्ट के क्वेश्चंस मैं पहले बता रहा हूं क्योंकि किसी ने ये ढूंढ लिया और फिर कहेगा मैंने पता लगाया है कि ये तो वही है जो सर पिछले सेशन में टेस्ट लेते रहे। तो हाँ वही है, तो कौन कह रहा है बार बार आप हर सेशन में FR2 पढ़ने आ जाए। तो टेस्ट नॉर्मली पुराने वाले ही होंगे, मैं बता रहा हूं पुराने वाले ही होंगे। या अगर आप पहली दफा भी पढ़ रहे हैं, बल्कि नहीं पहली दफा ही पढ़ रहे हैं और आपने अपने रिसोर्सेज से पुराने टेस्ट इकट्ठे कर लिए, तो ना करें भैया। टेस्ट थोड़ी हर दफा नए बनेंगे, टेस्ट तो आपको टेस्ट करने के लिए, तो इसलिए हो सकता है मोस्टली पुराने वाले सवाल ही हो। लेकिन बात यह है कि आपके लिए तो वो नया होगा ना। आप तो उस वक्त बैठ के आधा घंटा पौना घंटा, और मैंने TS को कहा हुआ है बेटे इस दफा और फिर दोबारा इंश्योर करना कि जितनी देर का टेस्ट का टाइम है ना, उससे ज्यादा ही टाइम दिया करें। ठीक है, ज्यादा ही दिया करो। मतलब अगर 15 नंबर का सवाल है तो तकरीबन आधा घंटा तकरीबन, तो वो आपको 40-45 मिनट ही देंगे। लेकिन बेटे टेस्ट दो। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। तो टेस्ट दिया करें। कब कर लें भाई टेस्ट, बता दें आप? मंडे, सैटरडे, ये परसों? अरे वाह, IS 10 का परसों 10-12-15 नंबर से ज्यादा क्या करूंगा। अच्छा, किसने टेस्ट नहीं देना? किसने नहीं देना? हाँ जी, किसने टेस्ट नहीं देना? ओके, अब आपने पक्का वादा कर लिया कि आपने टेस्ट देना है। ठीक है, सैटरडे कौन? अच्छा नहीं तो और उसमें क्या? नहीं वो अभी 2-3 दिन में तो मैं एग्जाम के क्वेश्चंस तक नहीं पहुंचूंगा ना। IS 37 में तो 5-6 दिन बाद प्रैक्टिस के काबिल होंगे हम। तो IS 10 का जो है। अच्छा, मंडे ठीक है बैन मंडे। और ये जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं, ये मैं चूंकि क्लास में ही बोल रहा हुआ करूंगा। वैसे तो ग्रुप में मैसेज भी आ जाता है, लेकिन जब मैं क्लास में बोल रहा हूँ टेस्ट का, तो इसका मतलब वो टेस्ट होगा, मजाक तो नहीं हो रहा आपके साथ। तो मंडे का मतलब है ये रिकॉर्डिंग वालों के कि जब आप ये लेक्चर सुन रहे होंगे, जब भी कभी सुन रहे होंगे, तो उससे को 3-4 दिन बाद टेस्ट अपलोड हो गया होगा। तो IS 10 जो पहला टेस्ट है वो IS 10 का टेस्ट है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल दिखा रहा था आपको। और क्या लिखा था आखिरी? हाँ ठीक है, अगली मिसाल लिखें। ये कल मैं इन्वेंट्री से रिलेटेड बात कर चुका था, तो एग्जाम्पल दिया ना। IS में वो प्लांट से रिलेटेड लिखी हुई है। यानी अगर ईयर एंड के बाद प्लांट तबाह बर्बाद हो गया, आग लग गई, तो बैलेंस शीट से भी निकाल दें प्लांट को। तो ईयर एंड के बाद प्लांट का तबाह बर्बाद हो जाना नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेजर प्लांट बाय फायर। अच्छा, फिर कल वाली बात दोहरा रहा हूं। मेजर प्लांट कह रहे हैं, छोटा मोटा हो तो वो एडजस्ट कर लें। नहीं, ये इवेंट ही उनको माना जा रहा है जो लगेगा कि तो बहुत बड़ा वाकया हो गया, बताना चाहिए। इसलिए एग्जांपल्स में मेजर परचेज और मेजर डिस्पोजल और मेजर प्लांट की बात हो रही। अगला पॉइंट लिखें। ये मैंने कल एक बात बताई थी, ये उसी से ही मिलती जुलती है। अनाउंसिंग, अगली मिसाल बता रहा हूं। अनाउंसिंग यानी अनाउंस करना, और कमेंसिंग यानी शुरू करना, कमेंस करना। अनाउंसिंग और कमेंसिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ
मेजर रीस्ट्रक्चरिंग, मेजर रीस्ट्रक्चरिंग, ये IAS 37 के बाद समझ आएगा। मेजर ट्रांजैक्शंस ऑफ, ये मेजर वाली बात बेटा ओके है ना, ये बस मिसाल मेजर है कि क्योंकि IAS को लग रहा था कि कोई बड़ा वाकया होगा तो ही कंपनी का दिल करेगा एडजस्ट करने, इसलिए वो मिसालों में मेजर कह रहे हैं। मेजर ट्रांजैक्शंस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स और पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स, इसका मतलब है कि अगर ईयर एंड के बाद शेयर इश्यू हो रहे हैं तो वो इसी साल की सोसी में आ जाएंगे, हैं? नहीं ना, मतलब ईयर एंड के बाद शेयर हो रहे हैं तो बाद में ही शेयर इश्यू हो रहे हैं, वो कोई एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, ये मतलब है इस बात का। अगली मिसाल, चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, एक्सचेंज रेट का नहीं, ये इसके साथ ब्रैकेट में लिख लें, ये IAS 21 के बाद समझ आएगा। IAS 21 में हम ये बात पढ़ेंगे कि एक्सचेंज रेट जब अपडेट करना है ना अपनी बुक्स में तो वो ईयर एंड वाला करना है, तो इसलिए जब कह दिया ईयर एंड वाला तो ईयर एंड के बाद जो मर्जी चेंज होता रहे, यानी इसमें वो एक्सपेक्टेशन और अनाउंसमेंट का मसला नहीं है। अच्छा, एक बच्चे ने सवाल किया है तो और भी हो सकता है किसी के दिल में आ रहा हो, जब आप IAS 33 पढ़े होंगे EPS, तो उसमें एक चीज बताई, मैंने तो बताई है, आपने अगर कहीं और से पढ़ा है हो सकता है उन्होंने भी बताई हो आपको, कि EPS कैलकुलेशन के लिए, सिर्फ EPS कैलकुलेशन के लिए IAS 10 फेज में भी जो शेयर इशू हो रहे होते हैं हम उनकी एडजस्टमेंट डाल लेते होते हैं। यानी अगर IAS 10 फेज में कोई राइट इशू हो रहा है, IAS 10 फेज में कोई बोनस इशू हो रहा है, इसको हम लोग EPS कैलकुलेशन की हद तक एडजस्ट कर लेते हैं। ये सिर्फ EPS कैलकुलेशन के लिए था, डेबिट क्रेडिट करने के लिए नहीं, ये सिर्फ EPS के लिए खास थी बात, तो इसलिए मैंने EPS पढ़ाते हुए बताई थी। अच्छा, अगली मिसाल लिखें। इस अगली मिसाल, इस पिछली मिसाल में एक्सचेंज रेट्स की बात की थी, अगली मिसाल में मैं इनकम टैक्स रेट्स की बात कर रहा हूं, तो अगली मिसाल लिखें, चेंजेस इन टैक्स रेट्स और टैक्स लॉज। फिर दोहरा देता हूं कल वाली बात, अगर आपको कच्ची कच्ची भूल गई हो, इन सब में मैं बार बार नहीं लिखवा रहा कि ये कब हो रहे हैं, ये सब ईयर एंड के बाद हो रहे हैं। तो अगर इनकम टैक्स रेट्स या किसी टैक्स लॉ में ईयर एंड के बाद चेंज आ रही है तो वो नॉन एडजस्टिंग है, और ये वाली बात आपको IAS 12 पढ़ते हुए समझ आएगी। IAS 12 जी सर की आवाज आई थी कैसे। अगर ये जो इनकम टैक्स रेट और ये जो एक्सचेंज रेट्स हैं, इनके बारे में ना इनके रेलेवेंट IAS ने कहा हुआ है कि ये ईयर एंड वाले ही लेने, और जो आप बात कर रहे हैं कि अनाउंस्ड है या इनकम टैक्स रेट के बारे में IAS 12 में इस पे है डिटेल गाइडेंस। अभी तक के लिए ईयर एंड के बाद टैक्स रेट चेंज हो, एक्सचेंज रेट चेंज हो, फेयर वैल्यू चेंज हो, नॉन एडजस्टिंग। अगली मिसाल लिखें, एंटरिंग इनटू सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स और कंटिंजेंट लायबिलिटीज, एंटरिंग इनटू सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स और कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ये IAS 37 के बाद समझ आएगा। एंटरिंग इनटू सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स और कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ये IAS 37 में होगा डिस्कस। और लास्ट मिसाल, एडजस्टिंग इवेंट की एक मिसाल बताई थी जिसमें हमने कोई हरकतें ईयर एंड से पहले कर दी थी, केस बाद में हुआ था, तो वो एडजस्टिंग था नॉन एडजस्टिंग था? क्यों एडजस्टिंग था? क्योंकि हरकत ईयर एंड से पहले हो चुकी थी, और अगर हरकत ईयर एंड के बाद हुई है उसका केस हुआ है वो नॉन एडजस्टिंग है। तो अगली मिसाल, कमेंसिंग मेजर लिटिगेशन, commencing major litigation arising out of events that occurred after reporting period,
अच्छा, ये हो गई जी नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की एग्जांपल्स। और कल मैंने ये हेडिंग इस तरह दी थी, नॉन एडजस्टिंग, और इसमें लिखी थी एग्जांपल्स। और अब बता रहा हूं ट्रीटमेंट। कल जो नया प्रोडक्ट आने की बात हो रही थी जी, अगर इंपोर्ट्स पे बैन खत्म होना अनाउंस हो गया और पब्लिक में ये बात अच्छा देखें, ये भी ना पता चल जाता होता है कि ये अफवाहें हैं या वाकई काम हो रहा है। सोशल मीडिया पे, टॉक शोज में ये चीजें ओपन हो जाती हैं कि गवर्नमेंट ये रूल ला रही है। तो अगर तकरीबन कंफर्म होता है ना कि ये बैन हटने लगा है, तो हाँ, लोगों की परसेप्शन बदल गई। कल गुड्स वाले कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। फिजिकल खराबी आएगी तो फिजिकल खराबी आना इज द रीजन, और फिजिकल खराबी नहीं, कोई नया या बेहतर प्रोडक्ट आना है तो इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाना इज द रीजन। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हो गए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट कर लें, हैं? नहीं तो फिर उनको नॉन एडजस्टिंग क्यों कहते हैं? तो एडजस्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगले साल उनका जो अचानक उनको खबर मिलनी है, खबर अभी दे देते हैं। यानी अगले साल पता लगेगा कि सेल्स आधी रह गई, क्यों? वो तो प्लान जल गया, आपको पता नहीं था प्लान जल गया था, तो जो अगले साल जाके बताना था तो वो अभी बता देंगे, यानी नोट्स में अंग्रेजी में लिख के बता देंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट तो नहीं करना, लेकिन इनके बारे में डिस्क्लोजर जरूर दे देंगे। और डिस्क्लोजर भी, यानी हम अपने एफआईआर में नोट्स तो पढ़े हुए हैं, तो आईएस 16 का नोट बन के जिस तरह अंग्रेजी के पैराग्राफ आते हैं, तो उस तरह अंग्रेजी के पैराग्राफ आ रहे होंगे। तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स के बारे में एडजस्टमेंट नहीं होगी, लेकिन डिस्क्लोजर दे देंगे। और अगर सिग्निफिकेंट है तो ये मटेरियल वो लेबर ओवरहेड वाला मटेरियल नहीं है, मटेरियल सिग्निफिकेंट। तो अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट बड़ा है, देखिए मिसालों में भी बार बार मेजर आ रहा था, तो अगर वो बड़ा तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो एडजस्टमेंट नहीं होगी, बस डिस्क्लोजर होगा, यानी अंग्रेजी का एक पैराग्राफ आ जाएगा। और उस अंग्रेजी के पैराग्राफ में बता क्या रहे होंगे, कौन से माफिया मांग रहे होंगे, बता क्या रहे होंगे? बस इंफॉर्मेशन दे देंगे कि वो कोटद्दू में हमारा प्लांट था, इतनी कैपेसिटी थी, आग लगी और वो तबाह हो गया, और इंश्योर्ड नहीं है, या इंश्योर्ड है तो इतने पैसे रिकवर हो जाएंगे। बस तो टू दी पॉइंट इंफॉर्मेशन दे देंगे। यानी अगर मैं मिसाल बता भी दूं, डिस्क्लोजर की एग्जांपल अगर बताऊं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ फायर, entire stock costing 8 million held in Multan godown was completely destroyed in August 2024। बस इन्फॉर्म कर दिया। मिसाल, मैंने एक मिसाल दी है कि मुल्तान वाले गोडाउन में जो 8 मिलियन रुपए कॉस्ट वाला स्टॉक पड़ा था वो सारा बर्बाद हो गया अगस्त में, बस इन्फॉर्मेशन दे दी। यानी हुआ क्या, उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई, और अमाउंट अगर पता है तो अमाउंट भी लाजमी बतानी। तो ये एक मिसाल हो गई। इस तरह के अंग्रेजी के पैराग्राफ आ जाएंगे। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स यही हैं। इसके अलावा तीन छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, बस फिर आइए खत्म है। यानी एडजस्टिंग इवेंट की हेडिंग दी, खत्म कर दी बात। नॉन एडजस्टिंग इवेंट की हेडिंग दी, बस बात कंप्लीट हो गई। अब तीन छोटी छोटी हेडिंग्स देके उन्हीं के अकॉर्डिंग थोड़ी सी बात कर रहा हूं। एक हेडिंग है डिविडेंड। ये जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल्स है ना, अगर आप याद कर लेंगे ना तो उससे हेल्प होगी, क्योंकि पेपर में बैठे हैं, एमसीक्यू आ गया और वो इन्हीं में से कोई ऑप्शंस हैं, तो अगर उस वक्त दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ आ रहा तो याद किया होगा तो हेल्प हो जाएगी। इसलिए आप एग्जांपल्स याद कर लेंगे तो फायदा है। एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग, एक छोटा सा रिकैप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए ईयर एंड के बाद प्रैक्टिकली 2-3 महीने का टाइम होता है। उस 2-3 महीने के दौरान हमें कुछ ऐसे इवेंट्स
से इंफॉर्मेशन मिल जाए, या तो हमें उस इंफॉर्मेशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडजस्ट करनी है या एडजस्ट नहीं करनी है। अगर एडजस्ट करनी है तो वो इवेंट्स एडजस्टिंग है, और उनके लिए की कॉन्सेप्ट ये था कि उस इवेंट की वजह अगर ईयर एंड पे मौजूद थी और सबूत के तौर पे फाइनली इवेंट हो गया तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, और अगर वजह ईयर एंड के बाद अराइज हुई तो नॉन एडजस्टिंग है। एडजस्टिंग है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करना है, नॉन एडजस्टिंग है तो एडजस्ट नहीं करना, बस डिस्क्लोजर यानी अंग्रेजी का पैराग्राफ लिखना है। ये अब तक जो पढ़ा उस तरीके पे तीन छोटी छोटी चीजें ये हैं। एक चीज है डिविडेंड। ऑर्डनरी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, एंट्री क्या होती है? रिटेन अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और फिर फाइनली महीने डेढ़ महीने बाद पे कर दिया, डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। और अगर कभी डिविडेंड ना दें तो फिर जो लोग हैं वो ताने मारेंगे, हमें फिर शर्मिंदा होकर डिविडेंड देना पड़ेगा, लाजमी है। नहीं दे रहे डिविडेंड, लोग बातें करेंगे, भाई है क्या? ओ नहीं नहीं नहीं, डिक्लेयर करने से बाद मुकर के नहीं कह रहा, डिविडेंड ही नहीं दे रहे, डिक्लेयर ही नहीं कर रहे, तो नहीं कर रहे तो ना सही, कोई लाजिम तो नहीं है। तो डिविडेंड देना जिम्मेदारी कब बनेगी? जब डिक्लेयर होगा। तो अगर ईयर एंड के बाद डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो एसओएफपी में डिविडेंड पेएबल शो होना चाहिए। ईयर एंड के बाद डिक्लेयर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ईयर एंड तक जिम्मेदारी है ही नहीं, तो कैसे पेएबल बना लें? तो ईयर एंड के बाद डिविडेंड का डिक्लेयर करना इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्या जी? शेयर्स अगर मैंने मिसाल में ऑर्डनरी बोला था, शायद मेरा ख्याल मैंने ऑर्डनरी कहा था, ऑर्डनरी की मिसाल दे रहा हूं। डिक्लेरेशन ऑफ इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड मतलब वही ऑर्डनरी। तो डिक्लेरेशन ऑफ इक्विटी डिविडेंड आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट एंड इट शैल बी डिस्क्लोज्ड। बस ये डिविडेंड में इतनी बात करनी थी कि जो ऑर्डिनरी डिविडेंड है वो चूंकि डिक्लेयर करते हैं तो जिम्मेदारी बनती है, तो अगर ईयर एंड के बाद डिक्लेयर कर रहे हैं तो फिर वो बाद में उसको हम ईयर एंड पे पेएबल नहीं बना लेंगे। दूसरी छोटी सी चीज, डेट ऑफ ऑथोराइजेशन, ये मैं भी लिख देता हूं क्योंकि आईएसएम में जिक्र है, अदरवाइज ये आखिर में ना, बिल्कुल अगले साल कोर्स के बिल्कुल बिल्कुल आखिर में जब कंपनी अकाउंट्स के नोट्स पढ़ा रहा तब इसका जिक्र आएगा, लेकिन अभी आईएस 10 में जिक्र है इसलिए मैं अभी लिख के दे रहा हूं। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होती हैं, यानी जब डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दी, जो कि आईएस 10 फेज का एंडिंग पॉइंट है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो डेट लिख के बतानी होती है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब दुनिया वालों को दी जा रही होंगी तो उसमें ये बात मेंशन होगी कि किस दिन अप्रूव हुई थी। तो आईएस 10 ये कह रहा है कि जो डेट ऑफ ऑथराइजेशन है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेट ऑफ ऑथराइजेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए, दुनिया वालों को पता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब फाइनली ऑथराइज हुई थी। नूर ये बैटरी और मंगवा लें यार, ये खत्म हो रहा है। और आईएस 10 की लास्ट चीज, गोइंग कंसर्न। हाँ जी, गोइंग कंसर्न की हेडिंग दे ली।
अच्छा, इसमें ना अंग्रेजी लिखवाने के लिए कोई खास बात नहीं है, इसमें मैंने आपको समझाना है और फिर आपने अपने अल्फाज में लिखना है। मैं इसकी अंग्रेजी नहीं लिखवा रहा। ईयर एंड पे एक डेटर था 400 मिलियन में। हमने जिंदगी भर के मेहनत इस प्रोजेक्ट पे लगाई थी और चीजें उसको उधार पे बेची थी और इस पैसे ने आना था तो हमें सांस आनी थी। तो ईयर एंड के बाद क्या हुआ कि ये मुल्क से बाहर भाग गया और बिजनेस इसका बैंकरप्ट हो गया। तो उसने क्या बैंकरप्ट होना था, हमारी जान ही निकल गई। तो ये 400 मिलियन का डेट बैड हो गया और बैंकरप्ट भी बाद में किसी केस में फंसा और भाग गया, तो नॉन एडजस्टिंग है। बैंकरप्ट होने का रीजन मतलब नॉन एडजस्टिंग है। एक और मिसाल है, बल्कि नहीं, इसको मैं नॉन एडजस्टिंग कर लूंगा, इसको एडजस्टिंग कर देता हूं। ईयर एंड पे सब सही था, ईयर एंड के बाद आग से सारा प्लांट तबाह हो गया, पूरा प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया, सारा का सारा प्लांट डिस्ट्रॉय। एक ही फैक्ट्री थी और सारा प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? अरे वाह, शाबाश, कैसे पता? एडजस्टिंग। इन दोनों में कॉमन बात क्या है? इन दोनों में कॉमन बात यह है कि वो पिछले ना कुछ वो बड़ा मशहूर हुआ था, वो शेर अली मरवत का प्रोग्राम तो बढ़ गया ना। तो इन दोनों में कॉमन बात क्या है? बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेस तो बढ़ गया। तो अब इन दोनों में कॉमन बात यह है कि सर्वाइवल मुश्किल में। अच्छा है दोनों, एक एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग, लेकिन दोनों में कॉमन बात यह है कि अब बिजनेस सर्वाइव करता नजर नहीं आ रहा। गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट यह होता है कि जब बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पीपी के नोट में लिखा होता है कि बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ 15 साल है, तो बिजनेस चलेगा तो पीपी चलेगा ना। तो फाइनेंशियल, या इसी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करंट नॉन करंट एसेट्स आ रहे होते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? जो 1 साल से ज्यादा चलेंगी। तो हम इस शक्ल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर एक बात अंडरस्टूड ले रहे हैं। जैसे अगर आप कह रहे हैं अपने घर में कि जी 6 साल में सीए हो जाएगा, तो आपके इस 6 साल में सीए हो जाएगा में एक बात अंडरस्टूड है, जिंदा रहे तो। मतलब आप ये बात कह नहीं, अगर जिंदा रहे तो। अंडरस्टूड है अगर जिंदा रहे तो बिजनेस जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा होता है और उसमें एसेट्स की यूजफुल लाइफ 10 साल, 20 साल, 15 साल, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, तो एक अजम्पशन अंडरस्टूड है कि अगर बिजनेस जिंदा रहा तो। और ये अजम्पशन भी क्यों है? मतलब अगर आप ये बात कर रहे हैं कि हाँ अगर जिंदा रहा, ये बार बार कहना क्यों नहीं पड़ रहा? अंडरस्टूड क्यों है कि अगर जिंदा रहे तो? क्योंकि ना कोई ऐसी बीमारी लगी हुई है फिलहाल जिसमें डॉक्टर्स ने कह दिया कि बस 6 महीने हैं, और ना ही इरादा है जिंदगी खत्म करने का, ना हालात ऐसे हैं कि जिंदगी खत्म होने वाली है। वैसे तो कोई पता नहीं अगले लम्हे का, ना इरादा है ना हालात है। तो बिजनेस का ना ही इरादा हो बंद करने का बिजनेस, ना हालात ऐसे हो कि बिजनेस बंद हो जाएगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस अजम्पशन पे बन रही होती हैं कि बिजनेस गोइंग कंसर्न रहेगा, बिजनेस कंसर्न गोइंग रहेगा, चलता रहेगा। दोबारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की एक बेसिक अजम्पशन है कि बिजनेस गोइंग कंसर्न है। क्यों गोइंग कंसर्न है? ना इरादा है बंद करने का बिजनेस, ना हालात ऐसे कि बिजनेस बंद हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की बेसिक अजम्पशंस में से एक अजम्पशन है कि वो बिजनेस गोइंग कंसर्न रहेगा। ये यहां तक एक बेसिक अजम्पशन है, पहले यहां तक लिखें बात। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की कुछ बेसिक अजम्पशंस होती हैं, तो उनमें से एक अजम्पशन होती है गोइंग कंसर्न, कि बिजनेस चलता रहेगा, ना हालात ऐसे हैं कि बंद हो जाएगा, ना इरादा है बिजनेस बंद करने का। इतना लिखे तो मैं आगे चलूं। इतना कितना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की एक बेसिक असम्पशन है कि बिजनेस गोइंग कंसर्न रहेगा।
अगर कोई इवेंट ऐसा हो जाए जो चाहे एडजस्टिंग हो चाहे नॉन एडजस्टिंग हो, लेकिन हो इतना भारी, इतना सिग्निफिकेंट, इतना क्रिटिकल कि बिजनेस का सर्वाइवल खतरे में पड़ जाए, तो IAS 10 सिर्फ ये चाह रहा है कि मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न अजम्पशन को दोबारा सोच ले। और अगर लग रहा है गोइंग कंसर्न अजम्पशन अब नहीं रही वैलिड, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिस चेंज हो जाती है। आपके सिलेबस की बात नहीं है, वैसे बता रहा हूं कि अगर कोई बिजनेस गोइंग कंसर्न ना हो तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का तरीका बदल जाता है, करंट नॉन करंट सब एक हो जाते हैं, IAS लगने चेंज हो जाते हैं। आपके सिलेबस का नहीं है, वैसे बता रहा हूं कि अगर एक बिजनेस गोइंग कंसर्न ना रहे तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की बेसिस ही बदल जाती है। तो IAS 10 सिर्फ बिजनेस से ये चाह रहा है कि अगर कोई इवेंट चाहे एडजस्टिंग चाहे नॉन एडजस्टिंग इतना क्रिटिकल है बिजनेस के सर्वाइवल के लिए कि मैनेजमेंट को लग रहा है बिजनेस शायद ना बच सके, तो मैनेजमेंट को गोइंग कंसर्न अजम्पशन दोबारा चेक कर लेनी चाहिए। ये IAS 10 चाह रहा है। ये बात भी अपने अल्फाज में लिख लें, दोबारा बताता हूं। अगर कोई इवेंट चाहे एडजस्टिंग हो चाहे नॉन एडजस्टिंग हो इतना क्रिटिकल है कि उसकी वजह से बिजनेस का सर्वाइवल खतरे में है, तो IAS 10 ये चाह रहा है मैनेजमेंट से कि वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन को दोबारा चेक कर ले, दोबारा असेस कर ले। और इतना लिख लेना, तो फिर आपको मैं थोड़ी सी अंग्रेजी लिखवा देता हूं कि स्टूडेंट एग्जाम क्वेश्चन में क्या करे, उसके लिए थोड़ी सी अंग्रेजी भी लिखवा देता हूं। पहले यहां तक लिख लें अपने अल्फाज में। यहां तक लिखा। अच्छा, अब आपको स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर रहा हूं कि अगर सवाल में, अच्छा इसके सवाल किस तरह के होते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूं। सवाल मुख्तलिफ इवेंट्स होंगे और उनके बारे में डिस्कस करना होगा कि ये एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है, और हो सकता है एग्जामिनर कहे कि रीजन भी बताएं। तो अगर कोई एक इवेंट ऐसा सवाल में बताया हो जिसको पढ़ के आपको लग रहा हो कि तबाही बर्बादी है, वर्डिंग से पता चल जाएगा कि एक ही प्लांट था वो खत्म हो गया, अब बिजनेस को फॉर अ टाइम टू कम ह्यूज ट्रेडिंग लॉसेस होंगे, या एक ही डेटर था बैंकरप्ट हो गया, अब बिजनेस को बहुत सिवियर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होंगी, कुछ इस तरह की वर्डिंग हो जो हुआ नहीं आज तक आईके क्वेश्चन में। आज तक किसी आईके क्वेश्चन में हुआ नहीं है ऐसे, लेकिन मिसाल दे रहा हूं एसीसी के क्वेश्चन में देखा हुआ, मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ है। तो आपको गाइडेंस ये है कि अगर क्वेश्चन में कोई ऐसा इवेंट आ जाए जिससे तबाही बर्बादी नजर आ रही है, तो आपने उसके जवाब में एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग कहने के बाद एक पैराग्राफ लिखना है। वो पैराग्राफ लिखाता हूं। अच्छा, आप पैराग्राफ लिखने के लिए तैयार बैठे हैं, तो किस बात का पैराग्राफ है पहले लिखा तो सही ना, क्या लिखवाने लगा हूं। बिल्कुल तैयार बैठे कि भी सर बोलेंगे हम लिखना शुरू कर लेंगे, क्या लिखने लगे हैं, लिखिए ना, क्या लिखने लगे, क्या लिखने लगे। अगर सवाल में कोई ऐसा इवेंट हो जिसकी वजह से बिजनेस का सर्वाइवल खतरे में लग रहा है, तो आपने उसको एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग कहने के बाद फॉलोइंग पैराग्राफ लिखना है। बेटा बात सुनना, ये ना घड़ी का सेल चेक कर लो, रुकी हुई है देखो, ठीक है, इसका सेल देख लें। चलें लिखें आगे, अब वो बता रहा हूं जो आपको लिखना चाहिए। सिंस द इफेक्ट ऑफ इवेंट, सिंस द इफेक्ट ऑफ इवेंट, since the effect of event is pervasive, शदीद फैल चुका हुआ है, pervasive, pervasive
Since the effect of event is pervasive, therefore management should reassess. Therefore management should reassess the going concern assumption. Going concern assumption. If it is no longer appropriate, if it is no longer appropriate, it किसको कह रहा हूं मैं? नहीं, इवेंट को नहीं कह रहा, चले आप इट छोड़ें, लिख लें गोइंग कंसर्न assumption को कह रहा हूं. इट से कंफ्यूजन है तो गोइंग कंसर्न assumption पूरी लिख लें. If it is no longer appropriate, then basis of financial statements shall be changed. Then basis of financial statements shall be changed. If it is no longer appropriate, then basis of financial statements shall be changed. अच्छा, IS 10 की ना टेस्टिंग, एग्जाम में टेस्टिंग IS 37 के क्वेश्चंस में मिक्स भी होती है. तो वो जो मिक्स वाली है वो तो मैं अभी नहीं कर सकता डिस्कस, वो IS 37 करेंगे तो बीच में IS 10 भी आ जाया करेगा. सिर्फ इसकी जो खालिस टेस्टिंग है एमसीक्यूज में और बस एक सवाल, वो मैं भी सामने स्क्रीन पे खोल लेता हूं क्योंकि किताब तो आपके पास है नहीं, तो मैं इसकी ना प्रैक्टिस के लिए अब सामने स्क्रीन पे खोलता हूं. और IS 10 खत्म, अब इसकी पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस देखते हैं. क्या जी? हाँ, कम से कम अगले 12 महीने. आप में से जो लोग ऑडिट पढ़ रहे हैं, पता नहीं ऑडिट में भी शायद गोइंग कंसर्न का IS है, कैफ में कि नहीं. ऑडिट में भी एक IS है गोइंग कंसर्न का. नूर ये चेंज कराया था कि नहीं, ये वाला व्हाइट वाला लगाऊं? नहीं. ये लग ही नहीं रहा ना, या तो कोई पिन टेढ़ी है. शेर भाई रहमान को जरा भेज दो, वो HDMI केबल कनेक्ट नहीं हो रही. नहीं इतना लगा लो ना. जी जी, VGA भी नहीं हो. वो उसका जो है ना, वो लैपटॉप चैनल सही तरह फिट नहीं हो रहा. पिन टेढ़ी है कोई. भाई देख तो लेना ये. हाँ, ये ऐसे होना. कल लगाया पर क्लास भी नहीं पढ़ा था क्या. ये वाली, लेकिन ये चल नहीं रहा ना, ये तो कनेक्ट नहीं हो रहा.
बुलाया है? ये ना कंप्यूटर 2-1 करने में बेटा ये देखो, ये कनेक्ट नहीं हो रहा, या देख लो उससे कर लो यार। कंप्यूटर 2 है ना इसका। चलो शुक्रिया जी। बेटे क्लास के बाद देखना, ठीक है? ये फैन लग नहीं रहा। अच्छा जी, रीसेंट से देखते हैं। रीसेंट में अच्छा, जो लोग बाकी पेपर्स में भी सिलेक्टिव स्टडी करते हैं ना, और उनको लगता है कि उनका एनालिसिस बहुत जबरदस्त है और वो दूसरों को मशवरा भी देते हैं कि ये कर लो, इसमें से पास हो जाओगे। FR2 में ना 2 टॉपिक्स हैं जिन पे मेरा ख्याल है शायद 40% टाइम मैं उन 2 टॉपिक्स पे लगाता हूँ, और स्टूडेंट्स की एनर्जी बहुत मुश्किल जी वो 2 टॉपिक हैं। उनमें से एक में से आया 4 नंबर का सवाल, ये जो आपको सामने नजर आ रहा है, और दूसरे में से जबरदस्ती का अगर सवाल मान लें तो मान लें, जो कि इतना बनता नहीं था, लेकिन जबरदस्ती अगर कहें कि हाँ उसमें से सवाल है तो 10 नंबर, वरना इन दोनों से मिला के 35 नंबर आते हैं। तो इसलिए सिलेक्टिव स्टडी नहीं किया करें। अच्छा जी, MCQs में IS 10 नहीं है, ऑटम 24 खाली है। स्प्रिंग 24 भी खाली है। ऑटम 23 भी खाली है। खाली है कि IS 10 का सेपरेट कुछ नहीं है, वरना IS 37 के सवाल में इसकी एक आधी पॉइंट टेस्ट हो जाता है। तो अब IS 37 ही कराना है, इसमें फिर इसकी साथ टेस्टिंग आ सकती है। ले जी, स्प्रिंग 23 में फाइनली एक मिल गया, देख लें नंबर 10। Which two of the following? हाल दो कि एक पॉइंट इसमें आपने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन जितना पढ़ा है आप इसका आंसर बना सकते हैं।
अगर नहीं बना पा रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें जो टर्म्स है ना वो थोड़ा सा I-37 स्टाइल मिक्स हुआ है, बना सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं. विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एडजस्टिंग इवेंट्स? नंबर ए, एक केस रिपोर्टिंग डेट से पहले लॉन्च हुआ था, वो रिपोर्टिंग डेट के बाद सेटल हुआ है, तो एडजस्टिंग है. नंबर 2, पक्का नॉन एडजस्टिंग है. ये कल लिस्ट में लिखवाया आपको, मेरा ख्याल है शायद नंबर 1 एग्जांपल लिखवाई थी आपको. फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में डिक्लाइन, सेम वर्डिंग, ये आईएस से ही उठा के लाइन लिखी हुई है. ये तो पक्का नॉन एडजस्टिंग है. तो एक ये हो गया, ये तो पक्का नॉन एडजस्टिंग है. अब इन दोनों में वर्डिंग थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल है. डी बताता हूं. मैंने भी लिस्ट में आपको लिखवाया था कि एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान है जो अनाउंस या कमेंस ईयर एंड के बाद हुआ, वो नॉन एडजस्टिंग है. ये वो वाली बात है. अनाउंसमेंट टू पब्लिक वाज मेड आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, तो ये भी नॉन एडजस्टिंग है. तो चूंकि ये और ये पक्का पक्के नॉन एडजस्टिंग है और ये पक्का एडजस्टिंग है, तो दूसरा एडजस्टिंग फिर यही होगा. ये वैसे I-37 पढ़ के समझ आ जाएगी बात. ये I-37 में ये होना है डिस्कस. कंपनी मेड अ प्रोविजन, तो ये I-37 है, तो ये बात I-37 में हो जाएगी डिस्कस. लेकिन अभी तक के पढ़े हुए में ये और ये नॉन एडजस्टिंग है, ये एडजस्टिंग है. तो विच टू, तो एक ये होगा और एक ये होगा. तो स्प्रिंग 23 में ये एक MCQ था बस. ऑटम 22 खाली है. जी, स्प्रिंग 22 नंबर 5. Which two of the following are non-adjusting events? जी, ए और डी. अब ये ए अभी पिछले सवाल में भी की है बात, सेम तकरीबन पॉइंट है. ये आपको भी कुछ देर पहले एग्जांपल लिखवाई थी. तो ए और चौथा ये नॉन एडजस्टिंग है, और ये कल मिसाल लिखवाई थी ये एडजस्टिंग है, परसों शायद, और ये अभी बात की है. तो ये दोनों एडजस्टिंग है, ये और ये नॉन एडजस्टिंग है. और स्प्रिंग 22 में यही था. चलो स्प्रिंग 22 भी क्लियर. जी, ये ऑटम 21 क्वेश्चन नंबर 8. पहला और आखिरी. Which two of the following events would normally require adjustment? यानी इनमें से कौन से दो एडजस्टिंग हैं? तो ये उन लिस्ट में से नाम लिखे हैं. ये एडजस्टिंग की एक मिसाल बताई थी, ये एडजस्टिंग की एक मिसाल बताई थी, और ये दोनों अभी अभी आपको नॉन एडजस्टिंग बताए. ये ऑटम 21 था. चलें जी, इस सवाल पे आते हैं. ये इस पे 8 नंबर का सवाल. ऑटम 9 में ना, ऑटम 19 ऑनवर्ड्स गिन रहा हूं जब ये सेक्शन ए और बी आए हैं.
उस वक्त फिर एमसीक्यूज आने शुरू हुए, उससे पहले एमसीक्यूज नहीं होते थे। तो और ऑटम 14 को मैं इसलिए काउंट किया करूंगा कि ऑटम 14 में कैफ आया था, उससे पहले कैफ नहीं था, उससे पहले मॉड्यूल एबीसीडी होते थे। तो जितने भी मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूंगा उनमें हम ऑटम 14 तक जारी हुआ करेंगे। कोई होगा टॉपिक जिसमें मैं ज्यादा पुराने सवालों को भी लाऊंगा। तो IS 10 में स्पेसिफिकली ऑटम 19, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज ऑटम 19 से ऑनवर्ड आने शुरू हुए थे। तो पहले एमसीक्यू देख लेता हूं, फिर ये ऊपर वाला सवाल करता हूं। एमसीक्यू नहीं है, चले। ये सवाल है जी, ये मैंने खोला हुआ है इस वक्त स्प्रिंग 21 पेपर, ये पढ़ ले, मैं आपको इसका आंसर करने का तरीका बताता हूं। ये पढ़ ले। सारे पॉइंट्स आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन सवाल करने का तरीका है कि एक बार सवाल पूरा पढ़ जरूर लें, फिर प्लानिंग करेंगे सवाल की, फिर सॉल्व करेंगे। तो पहले एक बार पढ़ लें सारा। जी पढ़ लें तो मैं बात करूं। अगर पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होना चाहिए था। कैसे पता IS 10 का सवाल है, सिवाय इसके कि मैं अभी करा रहा हूं? कैसे पता? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 31 दिसंबर 20 आर फाइनलाइजिंग। यू आर फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 31 दिसंबर 20 की। ऊपर अज्यूम दैट द डेट टुडे इज 1 Feb। तो हम IS 10 फेज में खड़े हुए हैं। CEO साहब ने आपको ईमेल की है, सलाम दुआ के बाद अर्ज किया है। पहले उन्होंने रोने रोए हैं कि कोविड आ गया और ये हो गया वो हो गया, 2020 बहुत टफ था, प्रॉफिट कम हो गया। However, I have identified the following matters जिससे हम 2020 का प्रॉफिट बेहतर कर सकते हैं। अब ये CEO साहब आपसे अपने दुख सुख शेयर कर रहे हैं। ये 4 पॉइंट्स उन्होंने लिखे। इन 4 पॉइंट्स के बाद आपसे रिक्वायर्ड क्या है? डिस्कस हाउ ईच ऑफ द अबव मैटर्स। तो सवाल की हमें शक्ल से एक प्लानिंग ये मिल गई कि हम आंसर भी पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे। डिस्कस हाउ ईच ऑफ द अबव मैटर। तो हमारे सोल्यूशन के अंदर भी पॉइंट 1 उसकी डिस्कशन, पॉइंट 2 उसकी डिस्कशन, पॉइंट 3, पॉइंट 4 वुड अफेक्ट TL's net profit for the year. Support your answer with justifications। वो ये ना भी कहता तो फतवा थोड़ी मांग रहा है आपसे कि बस आप बता दें कि ये करना है, हाँ के सिर्फ ये थोड़ी मांग रहा है आपसे। तो अगर ये बात ना भी कहता सपोर्ट योर आंसर विद जस्टिफिकेशन, तो फिर भी जस्टिफिकेशन बतानी थी।
सवाल पढ़ के ये कैसे पता चल रहा है कि IS-10 है? पहले पैराग्राफ ईयर एंड के बाद आ गया हुआ है और हम IS-10 फेज खड़े हैं। नंबर 2 बात, आपको जो पॉइंट्स बताए हुए हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ आपको क्लियर पता चलेगा कि ईयर एंड के बाद के वाकयात बताए हुए हैं। 25 जनवरी 2021 को हम तो बना रहे हैं 31 दिसंबर 20 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 25 दिसंबर 21 का वाकया है। ये भी कहीं जनवरी का वाकया है, 31 दिसंबर का नहीं है। ये बड़ी मजे की अंग्रेजी है, ये 31 दिसंबर का वाकया नहीं है, ये 31 दिसंबर के बाद का ही वाकया है। कस्टमर ने सेटल कर लिया है, ये भी बाद की बात हो रही है। और ये IS-10 नहीं है, ये IS-20 है। तो इवेंट्स जो बताए होंगे उनमें डेट ईयर एंड के बाद की होगी। सवाल में कहीं ये बात समझ आ जाएगी कि हम अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज कर रहे हैं, तो मतलब IS-10 फेज में खड़े हैं। डिस्कस कर दें तो IS-10 सवाल से पहचाना जाएगा। अब इसमें डिस्कशन में आपने क्या लिखना है, उसका मरकजी ख्याल है 3 बातें। हर पॉइंट को डिस्कस कर रहे होंगे, आप इंश्योर करें कि 3 बातें आपके जवाब में आनी चाहिए। एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग, ये फतवा आना चाहिए। रीजन आना चाहिए कि आप क्यों एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग कह रहे हैं। ट्रीटमेंट आना चाहिए। आपके अंग्रेजी अच्छी हो बुरी हो, बस समझ आनी चाहिए। अंग्रेजी का पेपर नहीं है, आपको उसमें ग्रामर के जो चेक करने वाला उसको कौन सी सही आती होगी, तो आपकी ग्रामर की टेस्टिंग नहीं हो रही है यहां। बस आप अंग्रेजी में बात कन्वे कर सकते हैं, बहुत है। टेक्निकल नॉलेज टेस्ट हो रहा है, अंग्रेजी टेस्ट नहीं हो रही। तो आपकी सादी इंग्लिश हो, मुश्किल इंग्लिश हो, 3 बातें इंश्योर करिएगा कि आपके आंसर में हो। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग, ये फतवा है कि एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। रीजन फॉर योर फतवा और ट्रीटमेंट के करना क्या है। बस जबानी याद हो गई बात है ना, लिखने की तो जरूरत ही नहीं थी। और ये जो मैंने इतनी सारी निशानियां बताई कि IS-10 का सवाल कैसे पहचानेंगे, वो भी आपको ऐसे याद हो गया, ऐसे कि कवर में भी सवाल अगर हो गया तो आप बता सकेंगे, ऐसा याद हो गया। IS-10 का सवाल कैसे पहचानेंगे, इस पे गाइड किया है। और अभी ये बात ये बताइए कि जब इसका आप आंसर कर रहे होंगे तो आपके आंसर में 3 पॉइंट्स इंश्योर करिएगा कि इन तीनों का जवाब हो। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का फतवा, आपके फतवे का रीजन और ट्रीटमेंट। इतनी बात लिखी तो मैं आगे बोलूं अब। अच्छा, अब एक टिप बता रहा हूं जो अगर आपको समझ आ गई तो ठीक है, अगर ना समझ आई तो क्या कर सकता हूं। ये टिप आपके आंसर की क्वालिटी को इंप्रूव करेगी। यानी आप जैसे अगर 8 नंबर का सवाल है और उसमें आप अंग्रेजी लिख लेते हैं, हो सकता है कि आप सब सही लिखने के बाद भी शायद 5 नंबर ले रहे हो, लेकिन जो टिप बता रहा हूं हो सकता है उससे आधा 1 नंबर आप एक्स्ट्रा ले लें। टिप यह है कि आपने ना सवाल की वर्डिंग को ध्यान से पढ़ के अपना आंसर कुछ ऐसा बनाना है कि वाकई लगे कि सवाल का जवाब है। जैसे अगर हम लोग एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग कहते आए, लेकिन वो कह रहा है कि डिस्कस हाउ ईच ऑफ द अबव मैटर्स वुड अफेक्ट टीएस नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो आपके आंसर में ये सेंटेंस आ जाएगा तो क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। यानी आपने अगर ये कह दिया ना कि ये एडजस्टिंग है और इसलिए एडजस्टिंग है, लेकिन
प्रॉफिट से लिंक नहीं किया, तो हो सकता है इस 8 नंबर के सवाल में से इस लिंक करने का भी क्वालिटी, क्योंकि थ्योरी वाले सवालों में ना जो क्वालिटी ऑफ आंसर है, क्वालिटी ऑफ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा। देखें, आप मुझसे कोई सवाल पूछते हैं, किसी से कोई सवाल पूछते हैं, चले आपने किसी से कहीं जाने का एड्रेस पूछा है, मैप शैप नहीं है, बस एड्रेस पूछा है, तो एड्रेस बताने वाला आपको इतना कंप्रिहेंसिव बताए कि आपके जहन में पूरा नक्शा बन जाए, तो ये अच्छा जवाब है। और अगर कोई ऐसे समझाए कि हर गली के मोड़ पे फिर दोबारा किसी से पूछना पड़े, तो फिर वो अच्छा जवाब नहीं है। तो आपका आंसर अगर इस क्वेश्चन को कवर कर लेता है तो ये क्वालिटी वाइज अच्छा जवाब है। अब आपने अगर किसी पॉइंट के बारे में कह दिया कि ये एडजस्टिंग है, तो अच्छा होगा अगर आप ये कहेंगे कि एडजस्टिंग है और इसलिए ये नेट प्रॉफिट को बढ़ा देगा, तो ये सवाल से रिलेट हो गई बात। तो सवाल की वर्डिंग, आपने सवाल पूरा पढ़ के कोशिश करना है कि एग्जामिनर का आंसर दे दें, आप जो पूछा है उसने उसका जवाब जरूर देना है। पता नहीं ये टिप मैं समझा सका हूं कि नहीं समझा सका। पॉइंट नंबर 1, अब हम इसका सोल्यूशन, यानी आंसर में पॉइंट 1 लिखा होगा, अब उसकी अंग्रेजी आती है। पॉइंट 1 में है क्या, 25 जनवरी को गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स लॉ में चेंजेस की और टैक्स रेट कम कर दिए। जी, नॉन एडजस्टिंग है। अब इसके जवाब में अगर हमने सिर्फ इतना कह दिया नॉन एडजस्टिंग है, तो 8 नंबर में 4 हैं, यानी हर एक का एवरेज 2-2 नंबर, तो बस कह दें नॉन एडजस्टिंग, तो 2 नंबर नहीं है इसके। हमें यह बताना पड़ेगा कि नॉन एडजस्टिंग क्यों है, क्योंकि एज पर IAS 10 टैक्स लॉज में ईयर एंड के बाद चेंजेस हो। देखें, अगर स्पेसिफिकली उन मिसालों में से कोई बात आ गई तो आप IAS 10 का रेफरेंस ले सकते हैं। आप इसके जवाब में कहेंगे कि यह नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि एज पर IAS 10 इनकम टैक्स लॉज में ईयर एंड के बाद चेंज होना नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। हम इसको अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे। 3 बातें हो गई। और सवाल की वर्डिंग से रिलेट करके अच्छा हो जाएगा अगर आप एक सेंटेंस लिखेंगे कि चूंकि नॉन एडजस्टिंग है तो 2020 के नेट प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करेगा। ये पॉइंट 1 का आंसर बन जाएगा। ओके, पॉइंट 2। पॉइंट 2 में ना सबसे बड़ा मसला यह है कि बच्चों को उसकी अंग्रेजी समझ नहीं आती। 31 दिसंबर 20 पे डॉलर का रेट 150 है कि 162 है? 162 है। हाँ जी, 150 है। ये जो एज ऑन है ना, ये है एक्सचेंज रेट हैज राइजन ऑन 31 दिसंबर नहीं है। एक्सचेंज रेट हैज राइजन फ्रॉम 150 रुपए पर डॉलर एज ऑन 31 दिसंबर 20, यानी फ्रॉम के बाद 2 से पहले पहले ये एक बात है कि एज ऑन 31 दिसंबर 20 जो 150 रुपए था, फ्रॉम वहां से टू 162 पर पहुंच गया है। कब पहुंच गया है? IAS 10 फेज में 1 फेब को पहुंच गए। तो 31 दिसंबर 20 पे 162 नहीं हो गया, 31 दिसंबर 20 पे 150 था, फ्रॉम वहां से टू 162 तक पहुंच गया है। और हमारे फॉरेन करेंसी रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा है, तो अब सेम जवाब जो पिछले का था, चूंकि IAS 10 में इसकी क्लियर मिसाल मौजूद है, तो हम जवाब में भी यही कह रहे होंगे कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि IAS 10 के मुताबिक एक्सचेंज रेट का ईयर एंड के बाद चेंज होना नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। इसलिए हम इसको अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, बस डिस्क्लोज करेंगे, इसलिए नेट प्रॉफिट्स पे इफेक्ट नहीं आएगा। नंबर 3,
हमारा एक डेटर था और हम उस पर शक किए हुए थे, ईयर एंड पे हमने 40% उस पर प्रोविजन बनाई हुई थी, लेकिन ईयर एंड के बाद उसने अपना बैलेंस फुल सेटल कर लिया। तो ये जो कल डेटर की मैंने दूसरी वाली सिचुएशन बनाई थी कि पहले हमें उस पर डाउट था, ईयर एंड के बाद उसने पैसे सेटल कर दिए, तो एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग देखना पड़ेगा कि सेटलमेंट की रीजन यानी उसके हालात का अच्छा होना ईयर एंड पे था या बाद में आया। तो बाद में आया, क्योंकि उसको बैंक से लोन मिला है तो उसके हालात अच्छे हुए हैं और उसने लोन डेट सेटल किया है। तो हम इसके जवाब में ये कहेंगे कि कस्टमर का डेट सेटल करना नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हुई है ईयर एंड के बाद लोन मिलने की वजह से। तो हम इस रिकवरी को नॉन एडजस्टिंग लेंगे, यानी प्रोविजन 40% एज इट इज बनी रहने देंगे, रिवर्स नहीं करेंगे, इसलिए नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी ओके, चौथा पॉइंट, हां अगले साल जब पैसे मिल जाएंगे, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, प्रोविजन रिवर्स हो जाएगी फिर। ये IS 10 का है ही नहीं। क्यों नहीं है? IS 10 का क्यों नहीं है? IS 10 का क्यों नहीं है? नहीं, गवर्नमेंट ग्रांट आगे नहीं, IS 10 का क्यों नहीं है? क्योंकि दिसंबर के बाद का थोड़ी कुछ बताया है, दिसंबर के अंदर का ही बताया है। तो IS 10 वाली इसमें बात नहीं है। तो यहां से आपको एक मैंने तजुर्बा यह करा दिया कि एग्जामिनर ना स्टूडेंट्स के जज्बात से खेलता है, उसको एक सवाल का माहौल बना के देता है। स्टूडेंट को लगता है कि फलाने IS का सवाल है और बीच में वो इधर उधर भी निकल जाता है। तो जरूरी नहीं कि IS 10 का बज़ाहिर सवाल लग रहा है तो IS 10 का ही होगा। तो अब ये FAR 1 की चीज आ गई, IS 20 आ गया इसमें। दिसंबर 20 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो जो अपने एम्प्लॉयज को नहीं निकालेंगे, उनको रिटेन रखेंगे, तो उनकी जो भी तनख्वाहें होंगी 25% हम अपनी जेब से दे देंगे। ये काम अभी बहरहाल इनिशियल प्रोसेस में है और ऑडिट होगा तो फिर कहीं जाके गवर्नमेंट से पैसे मिलेंगे। तो IS 20 का इसमें क्या काम आ गया? अच्छा, ये है 2021 अटेम्प्ट का सवाल और उस दौर में IS 20 FAR 1 में था, यानी FAR 2 वालों से FAR 1 वाला ही पॉइंट टेस्ट हो रहा है। तो क्या इसका जवाब होना चाहिए IS 20 की रोशनी में? हाँ जी बिल्कुल। जब हम IS 20 में ग्रांट डिस्कस करते हैं ना, यहां पर उसने कोई वैल्यूज बता के अकाउंटिंग थोड़ी पूछी है। अभी ग्रांट का अनाउंस होना, ऑडिट होना, पैसे मिलने में देर लगेगी, तो ये आपसे डिस्कस करवाना चाह रहा है उसकी रिकॉग्निशन। ग्रांट की रिकॉग्निशन के लिए दो शर्तें थी, रीजनेबल एश्योरेंस हो कि कंडीशंस पूरी हो जाएंगी और ग्रांट मिल जाएगी। तो अब इस वर्डिंग से कि अभी प्रोसेस शुरू किया है, ऑडिट पूरा होगा, फिर कुछ महीने लगेंगे, तो इसके हिसाब से हम ये आंसर कर सकते हैं कि ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम एसेट, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। क्यों रिलेटेड टू इनकम क्यों है? क्योंकि रिलेटेड टू एसेट नहीं है। तो ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है, इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है व्हेन देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस। चूंकि अभी इनिशिएट हुआ है प्रोसेस, तो रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है, इसलिए अभी ग्रांट रिकॉग्नाइज नहीं होगी। और आपने तो किताबें ऐसे बंद करनी शुरू कर दी जैसे मैंने कहा था ये आखिरी सवाल है। ऑडिट की क्लास है, ओहो, चलें कोई बात नहीं। ये दो अटेम्प्ट्स हैं, देखें ये अभी गई, ये ऑटम 20 ये गई।
देखा ऑटम 20 गई, उसमें था ही नहीं। देखो स्प्रिंग 20 भी गई, लास्ट ऑटम 19। बस देखें, इतनी सी बात थी। तो ऑटम 19 से लेके जब से ये एमसीक्यूज आए हैं तो ऑटम 24 तक एमसीक्यूज डन और ये पास्ट पेपर डन। ठीक है, अल्लाह हाफिज।